बात सुन मधु, सारा खेत टकला लगेगा, 1 मिनट भी दिल नहीं लगेगा पेड़ नहीं रहे तो। नौकरी लगेगी सोच कर ही नशा चढ़ता है लौटो। शर्म आनी चाहिए दूसरों की चीजों पर नजर रखते वक्त। जिस कारण से उल्टी आनी चाहिए उस कारण से भी आने दे कभी। स्वर्ग और नरक यहीं भोगना पड़ता है, इस धरती पर। डबल कमाए। अंडा कढ़ाई छोड़ का गिन्नी। पागल हो गया है क्या? डायरेक्ट प्रमोशन। इतना उबला मत कर। बारोमास या कादंबरीवर सिनेमा आता आपल्या भेटीला येतोय आणि देविका दफ्तरदार एका वेगळ्या भूमिकेत, एका विशेष भूमिकेत या दिसणार आहे. देविका, कास्ट फारच अप्रतिम आहे आणि बारोमास ही कादंबरी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. बारोमास ही अत्यंत लोकप्रिय कादंबरी आहे आणि आता ती सिनेमा रूपात येते, त्यामुळे जास्त प्रेक्षकांपर्यंत ती पोहोचणार आहे. एकंदर हा अनुभव कसा होता? खूप अप्रतिम होता. एकतर सदानंद देशमुख हे माझे फार आवडते लेखक आहेत. मी त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीजवर, कथांवर सुद्धा आधी काम केलं होतं, कारण सुमित्रा भावेंनी त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीजवर सिरियल केली होती, तर त्याच्यामध्ये मी काम केलं होतं. रगडा नावाची त्यांची होती, तर तेव्हापासून त्यांच्या कॅरेक्टर्स वाचलेल्या आहेत आणि त्या खूप आवडीच्या कॅरेक्टर्स आहेत माझ्या. मला हे भाग्य वाटतं की सदानंद देशमुखांसारख्या लेखकाच्या कॅरेक्टर मला करायला मिळणं हे मला खूप मोठं भाग्य वाटतं. तर या सिनेमातली बारोमासमधली अलका हे एक असंच माझं खूप आवडतं कॅरेक्टर आहे. ती शेतकरी कुटुंबातली सून आहे आणि स्वतः शिकली सवरलेली अशी ती मुलगी आहे आणि या घरात आल्यानंतर तिला असं वाटतं की तिच्या शिक्षणाचं, तिला छान राहण्याची हौस असते, अनेक चांगल्या गोष्टींची आवड असते, तर त्या सगळ्याचं चीज तिचं होत नाही असं तिला वाटत असतं. पण नवरा तिचा शिकलेला, त्यामुळे नवऱ्याकडनं ज्या अपेक्षा आहेत त्या पुऱ्या होत नाहीत असं सगळं तिला वाटत असतं आणि ती तिची सगळी तगमग असते. तर ती इतक्या पॉईंटला जाते की एका पॉईंटला ती फ्रस्ट्रेट होऊन तिला असं वाटतं की नाही, मला या कुटुंबामध्ये राहायचं आणि सगळं सोडून जायचं आहे, म्हणून ती घर सोडून निघून जाते. पण देशमुखांच्या कॅरेक्टर्स मी म्हणते तसं त्या फक्त ब्लॅक किंवा फक्त व्हाईट अशा कॅरेक्टर्स नसतात, त्या ग्रे शेड्स असलेल्या कॅरेक्टर्स असतात. त्यामुळे ही जशी त्या सगळ्या फ्रस्ट्रेशननी निघून जायचा निर्णय घेते, तसंच तिच्यात कुठेतरी सेन्सिटिव्हिटी चांगली जागृत आहे. ती स्वतः त्या सगळ्या कुटुंबाच्या प्लाईट समजून घेत असणारी बाई आहे. त्यामुळे तिला असं वाटतं की नाही, काही झालं तरी हे कुटुंब आपलं आहे, नवरा माझा आहे, आणि म्हणून ती फायनली शेवटी परत येण्याचा निर्णय घेते. अशी ती माझी संपूर्ण कॅरेक्टर आहे जी मला करायला फार मजा आली. बारोमासी कादंबरी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या भाषेचा एक गोडवा आहे. सदानंद देशमुखांची एक लेखनशैली आहे वेगळीच अशी, विशेष अशी, आणि आता त्या भाषेचा गोडवा आहे, पण इथे भाषा हिंदी आहे, तर त्यामुळे थोडं मोल्ड करावं लागलं असेल. तर तो अनुभव कसा होता? हिंदी खरं म्हणजे मला जास्त कम्फर्टेबल वाटते, कारण तिकडची देशमुखांची जी भाषा आहे ते त्यांचं अमरावती आणि अमलापूर आणि ते सगळं ते फारच वेगळं होतं. म्हणजे मी रगडा त्यांची छोटी कथा जी केली होती तेव्हा आम्ही त्यांच्या पद्धतीने तिथे 25 दिवस जाऊन आम्ही राहिलो होतो त्यांची भाषा शिकायला, तर ते खूप अवघड वाटलं होतं सगळं. त्या मनाने हिंदीची आपल्याला काहीतरी सवय असते, त्यामुळे हिंदीत इतकं अवघड गेलं नाही. पण मला हे खूप बरं वाटतं की एरवी मराठीमध्ये आपल्या लोकांबरोबर काम करायची खूप सवय असते, इथे हिंदीमध्ये माझ्या सुदैवाने मला सीमा विश्वास यांच्याबरोबर काम करायची संधी मिळाली. बेंजामिन गिलानी या सिनेमामध्ये आहेत, तशा चांगल्या लोकांबरोबर काम करायची हिंदीमुळे संधी मिळाली आणि खरंच या लोकांबरोबर काम करताना फार वेगळं आणि फार छान वाटतं, कारण इतक्या एनर्जीने काहीतरी काम करत असतात. म्हणजे सीमाजीसुद्धा मला आठवतं की ती कथा मी वाचली आहे, ते स्क्रिप्ट मला माहिती होतं, तर ते वाचल्यानंतर काहीतरी सीमा विश्वासांची जी कॅरेक्टर आहे ती अशी समोर उभी राहते, पण फायनली फिल्म बघितल्यावर मला असं वाटलं की त्याच्या कुठे वर त्यांनी ती कॅरेक्टर नेऊन ठेवली आहे. तर हे बघायला मिळणं त्यांच्याबरोबर काम करताना हे खरंच भाग्य आहे आणि ते या फिल्ममुळे ती संधी मिळाली हे फार बरं वाटतं. वेगळंच मार्गदर्शन सुद्धा सुरू असेल आणि ती एक जर्नी सुंदर असेलच. आणि जसं आपण या सिनेमाबद्दल बोलतोय तसंही आता एक सिनेमा जो सेन्सॉरमध्ये अडकलेला आहे आणि आपण त्याचा लढा बघतोय, पण ही फाईट सगळ्या कलाकारांची आहे, अख्ख्या बॉलिवूडची आहे, अख्ख्या सगळ्याच आर्टिस्टची आहे. तर एकंदर याबद्दल काही बोलायला आवडेल का?
मला असं वाटतं की आपल्याला सगळ्यांनाच हळहळ वाटते तो सिनेमा अडकला आहे ह्याच्याबद्दल. तर मला असं वाटतं की खरंच एकच सिनेमा असं नाही, पुढे अनेक सिनेमे असे अडकू नयेत असंही एक विचार आहे. तर एक आर्टिस्ट म्हणून काय सांगावं असं वाटतं? मला असं वाटतं की प्रत्येक कलाकाराला स्वतःला जे पाहिजे ते करायची संधी मिळालीच पाहिजे. अनलेस तुम्ही मार्केटिंगसाठी काही चुकीच्या एक्सप्लॉयटेटिव्ह गोष्टी दाखवत नाही तोपर्यंत कुठलाही सिनेमा वाईट किंवा कुठलाही सिनेमा सेन्सॉर करायचं काही कारण नाही. आणि खरंच सेन्सॉर बोर्डाने सर्टिफिकेट द्यावं, मग त्या फिल्मला ए सर्टिफिकेट द्यावं, आम्ही एक्सेप्ट करू. ते लोकांमध्ये हे शहाणपण आहे की तो सिनेमा बघायचा का नाही बघायचा तुम्ही बंद करू शकता, तुम्ही बघू शकता, तो लोकांना चॉईस आहे. तर सिनेमे बघू द्यावेत आणि असे सिनेमे येऊ द्यावेत असंच मला अगदी ठामपणे वाटतं. देविका, या सिनेमात तर आम्ही तुला पाहणारच आहोत, पण आता पुन्हा 2016मध्ये 2017मध्ये कुठल्या सिनेमात तुला बघणार आहोत का? काही प्रोजेक्ट्स आगामीबद्दल काही सांगणार आहेस का? काही सरप्राईज आज उलगडणार आहेस का? हो, कर्मवीर भाऊराव पाटलांवर एक आत्ता सिनेमा केला आहे. धनंजय भवाळकर म्हणून आहेत, त्यांनी केला आहे तो सिनेमा. तर कर्मवीर भाऊराव पाटील म्हणजे ज्यांनी रयत शिक्षण संस्था सुरू केली आणि त्यांचं खूपच महान काम आहे सगळं. किशोर कदमनी त्याच्यामध्ये त्यांचं काम केलं आणि मी त्याच्या बायकोचं काम केलं. तो नुकताच तो सिनेमा येईल. सुमित्रा मावशीचा एक कासव म्हणून सिनेमा येतो सुमित्रा भाव्यांचा, त्याच्यामध्ये एक छोटा रोल केला आहे. असे काही प्रोजेक्ट्स आता येत्या काळात तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि अशाच अनेक वैविध्यपूर्ण भूमिकांमध्ये नेहमीच तू समोर येत राहा. मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. बळीराजाच्या संघर्षाचं चित्रण ज्या सिनेमात केलं आहे, ज्या कादंबरीत केलं आहे, ती बारोमासी कादंबरी, आणि आता हा सिनेमा आपल्या भेटीला येतो आहे. पोस्टर माझ्या समोर आहे आणि सीमाताई माझ्यासोबत आहेत. सीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है. बारोमास एक ऐसा नॉवेल जो सिनेमा के रूप में आना ही चाहिए था और अब ये आ रहा है फाइनली. तो थोड़ा सा इंतज़ार करवाया है पर ऑफ कोर्स फाइनली ये आ रहा है. तो ये एक्सपीरियंस, और आपने क्यों हाँ बोला इस फिल्म के लिए? आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो पहले पसंद आई? देखिए, बहुत ह्यूमन है और एक तो ये इतना फेमस नॉवेल है और मराठी दुनिया में तो ये बहुत ही पॉपुलर है और ऐसी नॉवेल पे कोई काम करना मेरे लिए गर्व की बात है. आई एम ऑनर्ड ऑनेस्टली. और एट द सेम टाइम इतना ह्यूमन इशू है, एक सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल इशू या इसको, बट एक ह्यूमन इशू जो कि एक किसान की ज़िंदगी इफ़ेक्टेड होता है, बट उससे पूरी परिवार के, चाहे वो एजुकेटेड लड़का वो इफ़ेक्टेड होता है, एक दूसरा लड़का जो मिसगाइडेड हो जाता है, गलत रास्ते ले लेता है, सोशल कंडीशन बिगड़ जाता है, पारिवारिक कंडीशन बिगड़ जाता है, रिलेशनशिप में खटास आ जाता है. तो इतने सारे लेयर्स है, मतलब मुझे भी अभी जम आएंगे कि मतलब बहुत लेयर्स है इसमें. तो वो बहुत दिल को छुआ और मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ. हाल ही में जैसे हम बोलते हैं कि जय जवान जय किसान, ये हमारा देश का नारा है और किसान के दुख दर्द हमें समझने चाहिए सभी ने. जैसे अभी हाल ही में ओमपुरी जी की प्रोजेक्ट मराठवाड़ा भी अभी रिलीज़ हुई थी और अभी बारोमास भी आ रही है. तो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा भी अभी इस मतलब किसान के बारे में सोच रहा है. जैसे मराठी सिनेमा में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में भी अभी ये टॉपिक आगे आने लगा है. तो इस बारे में आपका क्या राय है? बहुत अच्छी बात है ये. देखिए, मदर इंडिया उस समय उसी पे है, किसान की ज़िंदगी है उस तरह से. और मैंने भी काफ़ी मराठी फिल्म देखी जो किसान से रिलेटेड है. ये एक रीजनल इशू नहीं है, ये हमारे पूरे देश का एक बहुत बड़ा इशू है और इतना इंटरकनेक्टेड है कि इससे हम सब इफ़ेक्टेड हैं. बट वो सफ़र करते हैं और वो इतने डिप्रेशन या इतने मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं कि वो मजबूरी में उनको सुसाइड करना पड़ता है. तो ऐसी बातें चाहे वो ब्रॉड लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे दिखना बहुत ज़रूरी है, मालूम होना. तो बहुत अच्छी बात है. आई एम सो हैप्पी
कि यंगस्टर्स आज के सारे यंगस्टर्स एंटरटेनमेंट के और टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया, इसके बावजूद इस तरह के बहुत सेंसिटिव इशू पे फिल्म बना रहे हैं और लोग देखने जाएं। और मैं कहती हूँ कि ऑडियंस को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मतलब सोचें, अगर ये इस तरह का इशू एक बाल के खाल निकाल के आप सोचने जाते हैं तो मतलब बहुत बड़ा इशू है कि अब 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये में मार्केट में आता है तो 2 रुपया से मिलता है, वो भी मुश्किल से वो उधार लेके खेती किया होगा, पानी नहीं है, पानी मांग के लेते हैं, मतलब बहुत सारे इशू है और हर चीज़ों से उनको वंचित रखा जाता है जो हमारे अन्नदाता है उस तरह से। तो हम क्योंकि हम बड़े शहर में रह के हमको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, और शूटिंग के दौरान ये मुझे मौका मिला कहानी के माध्यम से या लोकेशंस में ऐसे जाते हैं जब, और जो उनके समय कितना देते हैं कि धूप हो बारिश हो किसी चीज़ का कुछ मतलब ऐसे ही रहते हैं उनके कनेक्शन। और इस फिल्म में आपको दिखेगा कि रियली डिपेंड्स ऑन यू, ये गॉड है कि वेदर है ना। तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे फिल्म वाले के साथ साथ सरकार भी बहुत प्रायोरिटी बेसिस में सोचना चाहिए कि टैक्स काटना बहुत अच्छी बात है, पर टैक्स का सही इस्तेमाल हो इस तरह से ताकि वो लोग भी गरीब गरीब ना रहें, अमीर अमीर ना हो जाए। नो डाउट कि आजकल बहुत ही बर्निंग एक मुद्दा है, इशू है कि किसान की जो स्थिति है, हम सबको हिंदुस्तानी होने के नाते उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक फेमस नॉवेल जो 12 मास कादम्बरी बहुत ही फेमस है मराठी लिटरेचर पे, और उस पे फिल्म बनी है 12 मास, तो वो फिल्म भी इसके साथ बहुत रिलेटेड है इस इशू पे। साथ साथ फिल्म अपने में बहुत अच्छी बनी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो प्लीज़ आप लोग सब प्लीज़ देखने आइएगा, नक्की बघा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। 12 मास हा सिनेमा आपल्या भेटीला येतोय आणि सुब्रत दत्ता आपल्या सोबत आहेत। अत्यंत एका वेगळ्याच भूमिकेत ते आपल्या समोर येणार आहेत आणि अर्थात ही व्यथा आहे ती शेतकऱ्याची, आपल्या बळीराजाची, आणि किसान की ये सब स्टोरी है। और 12 मास नावल साहित्य अकादमी विनर और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये नावल है और अभी सिनेमा के रूप में सामने आ रही है और आपका किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा? देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड था जब धीरज ने मुझे बताया कि ऐसे सदानंद जी के नावल के ऊपर मैं पिक्चर बनाने वाला हूँ। तो मैंने बोला मराठी में क्यों नहीं बनाते? बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और क्योंकि मैं बंगाली मतलब मैं बंगाल से हूँ तो मेरा जुड़ाव लिटरेचर के साथ शुरू से रहा है। जैसे जानते हैं मलयालम मराठी लोग या बंगाली लोग, ये लोग ज़्यादा उसमें होते हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड रहा और मैं उसको हिंदी में पढ़ा। हालांकि मुझे मराठी पढ़ना तो आता है लेकिन सब कुछ समझ नहीं आता, बट आई वॉज सो एक्साइटेड। और मुझे सबसे लगता है कि क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि आज के डेट पे जो पिक्चर बनती है इंटरटेनमेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट फिल्म का मूवमेंट एक ज़माने में बहुत था। गोविंद जी, श्याम बेनेगल जी, अभी ख़त्म हो गया था। मैंने बोला अगर ऐसा है तो इट्स ए फैंटास्टिक सब्जेक्ट कि इसको लेकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो मैं उस किस्म के सब्जेक्ट जो सो कॉल्ड हर पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए होते ही हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सोशल मैसेज होता है तो वो उसका लाइफ बहुत बढ़ जाता है। और हमारी एक जिम्मेदारी है कि ऐसी कुछ सबके तो पिक्चर बनाएं जो सो कॉल्ड बिग प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो लोग स्टार्स के साथ बनाते हैं, उनका काम ये नहीं तो हमारा काम ये है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और हम ठीक आहे, थोडासा इंतजार करना पडा, पण पिक्चर तयार आहे। सुब्रत दत्ता, तुम्हाला आणखी विचारायचं आहे, तुम्ही आत्ताच आमच्या मराठी सिनेमात पण काम केलेलं आहे, लालबागची राणी, अत्यंत एक उत्तम भूमिका आणि अत्यंत सुंदर अशी एक ती कहाणी गुंफलेली होती लक्ष्मण उत्तेकरनी। तर तो अनुभव कसा होता आणि मराठी सिनेमात आता पुन्हा येणार आहात का तुम्ही? हे मी मराठीतच विचारणार। मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे
बहुत मज़ा आया लक्ष्मण सर के साथ वो टपाल में काम करके। बीना जी फैंटास्टिक एक्ट्रेस, और इत्तेफाक से वो मैं जहाँ पे रहता हूँ उधर ही रहती हैं, गोरेगांव में। और बहुत मज़ा आया। मैं हालांकि ज़्यादा मराठी नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण सर और पूरे मराठी यूनिट के साथ काम कर मुझे इतना मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पता है, मैं एक्चुअली 40 दिन वर्कशॉप के लिए आया था वामन केंद्री के साथ, जो अभी NSG के डायरेक्टर है, उनके अंडर में 40 दिन को वर्कशॉप करने के लिए। तो पता नहीं, शायद कहीं ना कुछ कनेक्शंस है। तब बहुत सारे मराठी थिएटर देखा है, गीतांजलि कुलकर्णी उनके, वो मेरे बैचमेट है, अतुल, सब ये सब लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अटैचमेंट एक होता है। जैसे मैं ही नहीं बोल रहा कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, बट रीजनल फिल्म जब करते हैं, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, पिक्चर करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अम्बुलिकल कॉर्ड, मतलब एक दिल से दिल का जो रिश्ता बन जाता है ना, एक दूसरे को बहुत प्यार से, मतलब एक फैमिली टाइप का काम करते हैं। इट्स नॉट सो प्रोफेशनल कि आओ 10 to 5 जॉब किया वो। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फिर से करना चाहोगे मराठी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मराठी में। एक्चुअली सुबोध भावे की जो पिक्चर जो डायरेक्ट किया, सुबोध भावे के साथ मैंने पिक्चर में काम किया, उसमें करने वाला था। सुबोध बोला यार थोड़ा सा तेरा एज कम हो गया, तो आई होप कि हमारी एक पिक्चर रिलीज हुई है सुबोध के साथ, अर्धांगिनी, तो हो सकता है सुबोध के नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर में मैं होऊंगा। आई होप कि सुबोध मुझे ले ले, और आई होप ऑल्सो लक्ष्मण जी मुझे फिर से चांस दे। बहुत मज़ा आया। और जो लोग मेरे दोस्त लोग हैं महाराष्ट्र से, जो लोग मराठी बोलते हैं, इवन मेरे नेवास भी, अरे आप लाल बाग जी रानी में थे ना, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग वो मिलता है कि ठीक है हिंदी पिक्चर से तो लोग पहचानते, लेकिन जब महाराष्ट्र में हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कभी भी कोई मिले, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रेमुनरेशन, कि एक मज़ा तो तभी आता है कि एक अच्छा इंसान होने के नाते कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में करना, मतलब इसीलिए तो नेशनल स्कूल ड्रामा हमने कोर्स किया, इसलिए पढ़े लिखे एक्टर लोग बोलते थे क्यों। तो मुझे लगता है अच्छा इंसान बनना पहले चाहिए, बाद में तो अच्छा एक्टर तो बन ही जाएंगे कभी ना कभी। और अच्छे किरदार भी आप कर रहे हो। बस जाते जाते 12 मास के बारे में दर्शकों को क्या? आई थिंक ये 12 मास हमारे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, एक बहुत गंभीर समस्या है। इसी समस्या को लेके सदानंद देशमुख जी की नॉवल लिखा था बहुत सालों पहले, एग्जैक्टली मुझे डेट्स याद नहीं है। तो सदानंद जी को देख के लगता है इन्होंने इतने, मतलब नॉवल के कोई राइटर है, मैं तो इतने साधारण इंसान मैंने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में। तो उन्होंने नॉवल लिखा, उसका चलचित्रायन धीरज मेश्राम ने किया है। बहुत मेहनत से पिक्चर बनाया उन्होंने, और हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की। तो प्लीज़ वॉच 12 मास, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों को बताइए। सो प्लीज़ वॉच 12 मास, डायरेक्टेड बाय धीरज मेश्राम। नक्की बघा। नक्की बघा। थँक्यू सो मच.